नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 मई सन 2026 आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, जो कि मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर समर्पित है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश के साथ गिरे ओले, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ में आंधी चली तो 4 मई से पूरे प्रदेश में बिगड़ेगा मौसम, बताएंगे ताजा हाल। कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी को चुनौती, बोले रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो मामला बिगड़ेगा, अर्श से फर्श पर ले जाऊंगा। फतेहाबाद में लगने जा रहा है रोजगार मेला, पहुंच रही है ये कंपनी, बताएंगे पूरी अपडेट। रेवाड़ी कटरा के बीच सफर करेगी श्री माता वैष्णो देवी दर्शन एक्सप्रेस बस, बताएंगे टाइमिंग व स्टॉपेज। हरियाणा में स्थापित होगी 10 नई IMT, किसानों को जमीन के बदले मुआवजे के लिए मिलेंगे 3 ऑप्शन। हरियाणा सरकार का डिजिटल प्लान तेज, सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश। घरौंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाने को लेकर किया विरोध। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल पति संग रामपाल महाराज के सामने हुई नतमस्तक, सियासी गलियारों में हलचल तेज। नए स्वरूप में नजर आएंगे हरियाणा के ग्रामीण इलाके, मॉडल अभियान के तहत मिलने जा रही है ये खास सुविधाएं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में लौटे पूर्व MLA लक्ष्मण नापा बोले PM व CM के काम से प्रभावित हुआ, साल 2024 में रतिया से टिकट कटने पर छोड़ी थी पार्टी। हरियाणा में जड़ से खत्म होंगे भूमि विवाद, 1000 रुपये में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट मशीन से होगी स्टिक पैमाइश। देश को जल्द मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइलें, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से दोगुनी होगी रफ्तार, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट UG 2026 का आयोजन आज यानी 3 मई 2026 को होने जा रहा है। इस एग्जाम को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शनिवार शाम एक बार फिर से मौसम बदल गया। नूह में शाम को बारिश हुई, जबकि देर शाम नारनौल में बारिश के साथ ओले भी गिरे। हिसार, हांसी, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में तेज आंधी चली। फरीदाबाद में रात को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 8 मई तक मौसम में बदलाव बना रहेगा। 4 और 5 मई को इसका प्रभाव अधिक रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 4 और 5 मई को हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम के अचानक बदलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण इन दिनों कई इलाकों में बारिश, आंधी, तूफान व तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। 4 मई को यानी राज्य में कल कई स्थानों पर और 5 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 3 और 6 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जबकि 4 और 5 मई को यह रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग की एडवाइजरी की बात करें तो गरज व चमक और ओले पड़ने के समय आप बाहर न निकलें, तो वहीं पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचें। इस दौरान फसलों की सिंचाई और दवाइयों का छिड़काव बिल्कुल ना करें। रामपाल महाराज की रिहाई के बाद से धनाना आश्रम अचानक से शक्ति प्रदर्शन और मुलाकातों का केंद्र बन गया है। यहाँ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल अपने पति DIG राजेश के साथ आश्रम पहुंची और रामपाल के प्रति सम्मान व्यक्त किया। दोनों पति पत्नी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उनके दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं भाजपा विधायक रणधीर पणिहार भी 29 अप्रैल को सतलोक आश्रम पहुंचे। उनके दौरे को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं बनी हुई है। गौरतलब है कि रामपाल की रिहाई के बाद से ही आश्रम में राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों का आना जाना बढ़ गया है। आने वाले समय में अन्य दलों के नेताओं के भी यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। समर्थकों की भारी भीड़ और दिग्गज नेताओं की हाजिरी ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रदेश की राजनीति में चर्चा का मुख्य विषय बना दिया है। हरियाणा में किसानों से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राज्य में औद्योगिक विकास और 10 न्यू औद्योगिक टाउनशिप यानी IMT विकसित करने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी में संशोधन पर सहमति बन गई है। नई नीति में किसानों को मुआवजे के लिए 3 विकल्प मिलेंगे। पहला, औद्योगिक विकास और नई IMT बनाने के लिए किसानों को उनकी जमीन के बदले विकसित जमीन पर 50% हिस्सा मिलेगा। दूसरा, किसान बाजार दर के हिसाब से मुआवजा ले सकते हैं। और तीसरा, किसान किसी भी अन्य स्थान पर 1200 वर्ग मीटर प्लाट 2 या फिर 3 हिस्सों में या एक मुश्त बड़ा प्लाट ले सकेंगे। इस संशोधित पॉलिसी को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसमें सरकार, उद्योग और किसान तीनों की जरूरतों के मद्देनजर बदलाव किया गया है, ताकि IMT या फिर औद्योगिक विकास में किसी भी तरह की कोई अड़चन न आए। शहरी सरकार प्रदेश में 10 नए IMT विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें अंबाला, नारायणगढ़, जींद, सिरसा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, नारनौल, सोहना और पलवल शामिल हैं। इनमें जींद जिले में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और NH 152D के करीब 12,000 एकड़ में प्रस्तावित
प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने नारायणगढ़ में करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का रेट निर्धारित किया है। हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके संसदीय क्षेत्र करनाल में चल रही बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान राज्य के हर गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत 40 गाँव से की जाएगी। इन गाँव में ई लाइब्रेरी, जिम, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, तालाब, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, 4 दीवारी, ग्राम सचिवालय, शिव धाम, बेहतर सड़कें जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य गाँव को इस तरह से विकसित करना है कि यहाँ शहर जैसी सुविधाएं मिले और लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो विकास कार्य पूरे हो चुके हैं उनकी नियमित निगरानी और समय पर मरम्मत भी की जाए। उन्होंने कहा कि इन सब सुविधाओं के लिए सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी, लेकिन जहाँ जमीन की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत को करनी होगी, जिससे पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की अब तस्वीर बदलने वाली है। हरियाणा में किसानों और आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से खत्म करने और पैमाइश प्रणाली में 100% पारदर्शिता लाने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट यानी GNSS रोवर मशीन से जमीन की पैमाइश अनिवार्य करने का फैसला लिया है। राजस्व विभाग के ई-ग्रास पोर्टल पर इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू कर दी है। अब राज्य में पारंपरिक मैनुअल पैमाइश नहीं होगी, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए सीमांकन किया जाएगा। इस नई प्रणाली के लागू होने से जमीन की निशानदेही को लेकर होने वाले पारिवारिक और कानूनी विवादों का त्वरित एवं सटीक समाधान हो सकेगा। सीएम नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देशों के बाद सभी जिलों की तहसीलों और उप तहसीलों को रोवर मशीनें आवंटित की जा रही हैं। नई व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान भी देखने को मिला है और प्रदेश भर से अब तक 125 से अधिक भू मालिकों ने डिजिटल पैमाइश के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन दर्ज करवा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो कृषि भूमि की पैमाइश के लिए पहले 1 एकड़ का शुल्क 1000 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त एकड़ पर 500 रुपए तथा 500 रुपए स्थायी कमीशन तय किया गया है। वहीं फार्म हाउस जैसी गैर कृषि भूमि के लिए पहले 1 एकड़ पर शुल्क 2000 रुपए और अतिरिक्त प्रति एकड़ 500 रुपए और 500 रुपए ही स्थानीय शुल्क रहेगा। बात करें शहरी क्षेत्रों में तो 500 वर्ग गज तक के प्लाट के लिए 2000 रुपए का फ्लैट रेट तथा 500 वर्ग गज से अधिक पर 3000 रुपए और साथ में 1000 रुपए कमीशन शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान आवेदकों को ऑनलाइन ही करना होगा। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के लिए जमीन के उपयोग और राइट ऑफ वे के बदले किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसका सीधा फायदा अब किसानों को पहुंचेगा। अब जमीन का मूल्यांकन अधिक पारदर्शी तरीके से होगा। नई व्यवस्था के तहत मुआवजे के लिए जमीन की कीमत तय करने के लिए 3 स्वतंत्र वैल्यूअर नियुक्त किए जाएंगे। नई नीति इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के 66 kV और उससे ऊपर की बिजली लाइनों पर लागू होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार बात करें तो मुआवजा निर्धारण समिति 3 वैल्यूअर नियुक्त करेगी। इनमें एक जमीन मालिकों का प्रतिनिधि, एक ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर और एक जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नामित होगा। तीनों वैल्यूअर 21 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेंगे। इसके बाद लॉटरी सिस्टम से 2 रिपोर्ट चुनी जाएंगी। यदि दोनों वैल्यूएशन में 20% से कम अंतर हुआ तो औसत दर को आधार बनाया जाएगा। 20% से ज्यादा अंतर होने पर तीसरे वैल्यूअर की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। नई व्यवस्था से जमीन की कीमत तय करने में मनमानी पर रोक लगेगी और प्रभावित किसानों को बाजार दर के करीब मुआवजा मिलने की उम्मीद बनेगी। नई अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। करनाल पहुंची सुनैना चौटाला ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हिसार सीआईए प्रकरण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे थे, तब उनके समर्थन में कोई भी आवाज क्यों नहीं उठाई गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या किसानों में युवा नहीं होते। उन्होंने कहा कि जब खुद पर संकट आता है तभी मुश्किलें समझ में आती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसानी पहले भी खतरे में थी और आज भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस गंभीर विषय पर पर्याप्त चर्चा नहीं होने पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की जनता ने जननायक जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। परिवार के सवाल पर सुनैना चौटाला से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार में कोई दो राहें नहीं है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इन मुद्दों को उछालना सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक रूप से अनावश्यक विवाद खड़ा करना भी गलत है। शनिवार को रेवाड़ी के सैनिक स्कूल में अहिरवाल के 2 दिग्गज राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह एक मंच पर नजर आए। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में सीएम के बाद राव नरबीर सिंह का नाम भी लिया, परंतु मंच पर मौजूदगी के बावजूद दोनों नेताओं की आंखें नहीं मिली। आयोजकों ने मंत्री राव नरबीर सिंह का संबोधन सीएम व राव इंद्रजीत सिंह के मंच पर पहुंचने से पहले ही करवा दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को विजय बनाने का आह्वान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फुले को याद करते हुए समाज के कल्याण के लिए उनके बताए
रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया। इससे पहले भाजपा की चेयरपर्सन उम्मीदवार विनीता पोपली के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि विकास चाहिए तो भाजपा को जितवाएं। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा जीतेगी तो तेज गति से विकास होगा। राव इंद्रजीत सिंह के इस बयान को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताते हुए मतदाताओं को सीधे धमकी देने वाला बताया था। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास चुनावी सभा में नजर नहीं आए। जब मुख्यमंत्री ने अन्य नेताओं के साथ पूर्व विधायक का नाम लिया तो पंडाल में उपस्थित जन मंच पर उन्हें तलाशते नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोकुलपुर के शिव मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बाद रामपुरा हाउस पहुंचे। मंत्री राव नरवीर सिंह और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास रामपुरा हाउस नहीं पहुंचे। रेवाड़ी पहुंचने के बाद मंत्री राव नरवीर सिंह और विधायक लक्ष्मण यादव के साथ गोकुलपुर जाते समय रामगढ़ भगवानपुरा में धरना स्थल पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों से बातचीत कर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर गांव में आधुनिक खेल स्टेडियम और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने 319 दिन से चला आ रहा धरना समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जल घर के लिए जमीन देने के बदले अस्पताल बनाने का वादा कर मुकरने के भी आरोप लगाए थे। धरने के दौरान ग्रामीण कई बार जिला मुख्यालय व रामपुरा हाउस तक प्रदर्शन करते हुए पहुंच चुके हैं। हरियाणा सरकार में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को और ज्यादा शक्तिशाली करने की दिशा में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पूरे राज्य में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्मों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। मुख्य सचिव की तरफ से साफ किया गया है कि राज्य सरकार के लिए एक पूर्ण डिजिटल और नागरिक केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्धता है। एक अहम फैसला लेते हुए ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली को सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लंबित फाइलों को निपटाने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परफॉर्मेंस सबसे शानदार रही है, जिसके बाद ग्रामीण विकास और बागवानी विभाग ने अपनी जगह बनाई है। अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने विभागों में ई ऑफिस कार्यान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए निर्देशित किया है। अगर आप बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। आप इस मेले में शामिल हो सकते हैं और अपने लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। आने वाली 6 और 7 मई को राजकीय ITI भोडिया खेड़ा फतेहाबाद में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि रोजगार चयन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में सभी ITI धारक उम्मीदवार इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। इस जॉब फेयर में फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई मैकेनिकल, व्हीकल एंड ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड के लिए उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित रहेगी। चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 20,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा सिलेक्टेड उम्मीदवारों को कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिसमें रियायती भोजन, यूनिफॉर्म व कंपनी पॉलिसी के अनुसार कई अन्य प्रकार के लाभ भी शामिल है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्यों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी डिपो से श्री माता वैष्णो देवी दर्शन एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत कर श्रद्धालुओं को एक और बड़ी सौगात दी जा रही है। रेवाड़ी बस स्टैंड से रवाना होकर यह बस वाया गुरुग्राम के इफ्को चौक, दिल्ली, पानीपत, करनाल, पीपली, अम्बाला, राजपुरा, लुधियाना बाईपास, जालंधर, मुकेरिया, पठानकोट, लखनपुर, सांबा और जम्मू होते हुए कटरा का सफर तय करेगी। यह बस रेवाड़ी बस स्टैंड से शाम 3:30 बजे रवाना होकर रात 7:50 पर ISBT दिल्ली, 12 बजे अम्बाला कैंट, सुबह 3:50 पर जालंधर और 9:30 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में कटरा से रेवाड़ी के लिए शाम 3:30 बजे रवाना होकर 4:45 पर जम्मू और रात 9 बजे जालंधर पहुंचेगी। यहाँ से रवाना होकर सुबह 9:30 बजे ये बस रेवाड़ी पहुंच जाएगी। रेवाड़ी सहित आसपास के यात्रियों को लुधियाना, जालंधर, जम्मू और कटरा के लिए अपने नजदीक बस स्टैंड से बस सेवा का लाभ मिलेगा। यह समय हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा निर्धारित है और इसमें किसी भी कारण से बदलाव संभव है, इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले एक बार समय की पुष्टि अवश्य कर लें। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में यंग प्रोफेशनल के पद पर भर्ती होने जा रही है। आपको बता देंगे भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन दस्तावेजों सहित इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई है। इंटरव्यू का स्थान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान सिरसा रोड हिसार रहेगा। यंग प्रोफेशनल 1 के लिए आवेदक ग्रेजुएट होने चाहिए और इसके लिए इंटरव्यू की तिथि 26 मई तय की गई है। वहीं यंग प्रोफेशनल 2 के लिए आवेदक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो
माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके लिए इंटरव्यू की तिथि 25 मई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 42,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के फतेहाबाद की रतिया सीट से विधायक रहे लक्ष्मण नापा कांग्रेस छोड़कर फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने हिसार के उकलाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और फतेहाबाद जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। लक्ष्मण नापा ने सितंबर 2024 में बीजेपी द्वारा रतिया से टिकट काटने पर नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में रहे। चुनाव के बाद से ही वह कांग्रेस में भी सक्रिय नहीं रहे थे। अब भाजपा ज्वाइन करने पर लक्ष्मण नापा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों से प्रभावित होकर वापस अपने घर यानी भाजपा में लौटे हैं। उनके साथ साथ उनके कई समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को रतिया में और अधिक मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। रतिया विधानसभा क्षेत्र से पहली बार लक्ष्मण नापा ही बीजेपी विधायक बने थे। यह साल 2019 में पहली बार बीजेपी जीत पाई थी। रतिया में कुछ ही दिनों में यह दूसरा बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। इससे पहले रतिया के मौजूदा विधायक जर्नैल सिंह भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में नाम सामने आने के बाद खुलकर कांग्रेस की खिलाफत करने लगे हैं। वह खुलेआम सीएम नायब सिंह सैनी का गुणगान करते नजर आते हैं। ऐसे में अब लक्ष्मण नापा के भी कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को रतिया में बड़ा नुकसान पहुंचा है। बता दें कि रतिया विधानसभा सीट लंबे समय तक इनेलो का गढ़ रही है। साल 1977 से लेकर साल 2024 तक हुए 12 चुनावों में से 5 बार इनेलो व लोकदल जीती है। भाजपा सिर्फ एक ही बार जीत पाई है, तो वहीं 3 बार कांग्रेस ने सीट जीती है। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर दिए गए बदमाशी वाले बयान को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने चुप्पी तोड़ी है। शनिवार शाम कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी को चुनौती दे डाली। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रेखा शर्मा अभी नौसिखिया है। चौधरी भजनलाल पर रेखा शर्मा का बयान उनकी सोच दर्शाता है। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को चेतावनी दी कि अगर रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो यह मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। मेरी वजह से प्रदेश में 2 बार सरकार बनी है, मुझे मजबूर न किया जाए कि मैं किसी को अर्श से फर्श पर ले जाऊं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रेखा शर्मा का बयान भूल नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच बताती है। इन जैसी नौसिखियों को ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जिसे औकात से ज्यादा मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। रेखा का भी यही हाल है। राज्यसभा के पद की गरिमा तो रख लेते। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी ऐसी ही बात कही। मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ औकात नहीं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, भाजपा ने आपको थोपा या फिर बनाया। चौधरी भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी लगाना जरूरी नहीं समझा। कुलदीप ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार बनी तो वह कुलदीप की वजह से। 3 में से 2 बार सरकार बनाने में मेरा योगदान है। पहले भाजपा को कोई नहीं जानता था। अगर ऐसा ही घमंड रहा तो वे 4थी बार सरकार नहीं बनेगी। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए पार्टी को चुनौती देता हूं कि रेखा शर्मा से माफी मंगवाएं और मोहनलाल बड़ोली को कहें कि चौधरी भजनलाल का नाम सम्मान से लें। नहीं तो ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं। आप उसके नजदीक जरूर जा सकते हैं लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। सोना हफ्ते भर में 1216 रुपए गिरकर 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 25 अप्रैल को 1,51,479 रुपए पर था। वहीं चांदी की बात करें तो 2,43,720 रुपए किलो से गिरकर 2,40,331 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 3,389 रुपए कम हो गई है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1,37,641 रुपए और 18 कैरेट सोने का दाम 1,12,697 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। साल की शुरुआत में सोने में तेजी थी, लेकिन हाल के हफ्तों में मुनाफा वसूली और ईरान जंग से गिरावट आई है। ऑल टाइम हाई यानी 29 जनवरी 2026 को था। इस समय सोना 1,76,000 पर था, जबकि चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव रहा और ये ऑल टाइम हाई से तेजी से नीचे आई है। चांदी की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई 29 जनवरी 2026 था, 3,86,000 रुपए पर पहुंच गई थी। 91 दिन में चांदी 1,40,000 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।